तो हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। एक मैं 2 मिनट का क्विक रिवीजन दे देता हूँ फ्रिक्शन के बारे में। तो बेटा फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था। फ्रिक्शन का बताओ मुझे ज़रा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था बेटा? म्यू एस इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या था बेटा? म्यू के इंटू एन। ठीक है ना। फ्रिक्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब तक दो सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग ना हो रही हो। बट रिलेटिव स्लिपिंग की क्या होनी चाहिए? टेंडेंसी। मैंने दोनों लेक्चर ग्रुप पे डाल दिए हैं, अगर किसी का कोई लेक्चर मिस हुआ है तो वो कर सकते। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। Resultant contact force and angle of friction। बेटा कोई ब्लॉक अगर ग्राउंड पे रखा है, जैसे मान लो कोई ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है ऐसे, और इस ब्लॉक को एक हमने फोर्स लगा रखा है, वेरिएबल फोर्स है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है मान लेते हैं। तो अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो आपको पता है कि इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N, और अगर आप इससे F फोर्स लगा के खींच रहे हैं, ये इस पे mg लगेगा, और ये जो लगेगा ये फ्रिक्शन लगने वाला है, फ्रिक्शन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है, और ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये भी कांटेक्ट फोर्स है। जो नॉर्मल है N, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, जिसे आप नॉर्मल रिएक्शन कहते हो। और जो फ्रिक्शन है भैया ये टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स है, टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, और जो फ्रिक्शन है वो टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स है। तो फ्रिक्शन बेटा होता क्या? व्हाट इज रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स? अगर सिर्फ कांटेक्ट फोर्स कहा जाए तो उसका मतलब होता है रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है और जो फ्रिक्शन होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है उसे हम रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, या सिंपल कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हो। तो अगर हम देखें बेटा तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट किसका किसका रिजल्टेंट? N का और Fr का। तो पैरेललोग्राम लॉ से अगर आप देखोगे तो ये आपका R वेक्टर आएगा रिजल्टेंट। तो जो R वेक्टर होता है वो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होगा, वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे। तो R को बच्चों हम बुलाते हैं, R कहलाता है कांटेक्ट फोर्स, सिर्फ कांटेक्ट फोर्स, या फिर रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। तो R की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो देखिए नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है R, और या ये कह सकते हो कि R एक कांटेक्ट फोर्स है जिसके दो कंपोनेंट हैं N और फ्रिक्शन। और
इस आर के दो कंपोनेंट ये हैं और इन दोनों का रिजल्टेंट आर है। तो 90 डिग्री एंगल होगा ये पूरा का पूरा एंगल एन और एफ आर के बीच में। तो 90 डिग्री पे जो वेक्टर रिजल्टेंट आएगा वो एन का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर कहलाएगा। ये मैं पहले भी इस पे क्वेश्चन करा चुका हूँ कि अगर हमसे कांटेक्ट फोर्स पूछा जाता है, अगर हमसे ये पूछा जाता है कि बॉडी और ग्राउंड के बीच में कितना कांटेक्ट फोर्स लगेगा, इसका मतलब हमको एन नहीं पूछा गया है, हमको आर पूछा गया है। जो भाई नॉर्मल भी एक कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल भी ग्राउंड ने लगाया है, और फ्रिक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन भी ग्राउंड ने लगाया है। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है, दिस इज योर रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। अब अगर हम कहें कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, बहुत ध्यान समझना। तो लिमिटिंग स्टेट में जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल होता है लैम्डा, इसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं, घर्षण कोण। जब ये बॉडी चलने वाली होती है, जब ये बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में होती है, जब ये फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होता है, उस कंडीशन में जो ये एंगल बनता है, ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो अगर मैं यहां दो बातें लिखूं कि रिजल्टेंट ऑफ एन नॉर्मल एंड फ्रिक्शन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, आर। और अगर मैं आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन करूं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो आप कहोगे एंगल बिटवीन resultant contact force and normal reaction when body is in limiting state is called angle of friction। उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अभी लिख लेना, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। तो दोबारा डायग्राम बना लेता हूं मैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जब ये नॉर्मल लग रहा होगा, ये एफ आर लिमिटिंग लग रहा होगा, उस केस में ये जो रिजल्टेंट आर होगा, ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो अगर आप tan लैम्डा लगाएं यहाँ पर, tan थीटा देखो, तो ये सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ये इसके बराबर होगा। तो F लिमिटिंग डिवाइड बाय बेस, तो सामने वाला एंगल के परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एंगल के बगल वाला बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, ये एफ आर मैक्सिमम होगा। तो ये है म्यू एस एन डिवाइड बाई एन, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला आ जाएगा tan लैम्डा इक्वल टू म्यू एस। लैम्डा यहां पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, लैम्डा इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया जाए तो आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन सीधे सीधे निकाल सकते हैं tan लैम्डा इक्वल टू म्यू एस के बराबर करके। ठीक है, लिख लो।
नोटेड? चलिए जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अच्छा, जो लोग लिख चुके हैं वो ये बताएं मुझे, जो R है, R की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और R की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दोनों निकाल के दिखाएं मुझे उसी कैलकुलेशन में नीचे। मिनिमम वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स। अगर एक न्यूमेरिकल पूछा जाए, एक सवाल पूछा जाए कि एक m मास की बॉडी है और इस पे F फोर्स लगाया जा रहा है और ये रफ है म्यूएस, और अगर मैं कहूँ कि F इज चेंज्ड या F इज वेरीड फ्रॉम 0 to a value when motion starts, find out range of contact force। कांटेक्ट फोर्स की रेंज बतानी है, कांटेक्ट फोर्स की रेंज क्या होगी। ये कह रहे हैं F की वैल्यू को हमने धीरे धीरे बढ़ाया, वेरीड का मतलब वेरी किया गया, कहाँ से, 0 से, 0 लगाया, फिर 1 2 3 धीरे धीरे बढ़ाते गए और तब तक बढ़ाया जब तक कि मोशन स्टार्ट ना हो जाए। तो कह रहे हैं कि इस बॉडी पे जो कांटेक्ट फोर्स लगेगा उसकी रेंज क्या होगी, वो कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? वो कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी करेगा ये बताना है हमें। तो हम बड़े आराम से यहाँ समझ सकते हैं बेटा कि जो R है हमारा वो है अंडर रूट नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। देखो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर फिक्स है जो कि mg के बराबर है, आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर होगी, n बराबर mg होगा, 100% क्लियर। लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू की रेंज क्या होगी वो तुम देख लो। तो फ्रिक्शन की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी शुरुआत में, इनिशियली, है ना, क्योंकि जब आप यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगाओगे, 0 फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन भी 0 लगेगा। मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो नॉर्मल की वैल्यू तो कांस्टेंट है बेटा, नॉर्मल तो अपनी वैल्यू चेंज कर नहीं रहा है, इसको तो बढ़ा घटा नहीं रहे यहाँ पर हम, फ्रिक्शन बढ़ घट रहा है। तो जब फ्रिक्शन सबसे छोटा होगा तभी तो R सबसे छोटा होगा बेटा। तो देखो R की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट n का स्क्वायर प्लस 0, तो ये n के बराबर आएगी और n यहाँ पर है mg के बराबर। तो मिनिमम जो रिएक्शन लगेगा, मिनिमम जो कांटेक्ट फोर्स लगेगा वो mg के बराबर लगेगा। R की मैक्सिमम वैल्यू बेटा तब होगी जब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो नॉर्मल का स्क्वायर और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यूएस एन, तो यहाँ पर बेटा म्यूएस एन लिख देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एन हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यूएस स्क्वायर, और एन की वैल्यू है mg, तो mg अंडर रूट 1 प्लस म्यूएस स्क्वायर। इस पे भी 2-3 बार सवाल आ चुका है। तो इस परिस्थिति में R जो वेरी करेगा वो mg से ज़्यादा होगा और mg ब्रैकेट में 1 प्लस म्यूएस स्क्वायर से कम होगा। इन दोनों के बीच में R की वैल्यू लाई करने वाली है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी स्पेशल प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम में आता है बेटा।
तो जब फ्रिक्शन मिनिमम होगा, अगर नॉर्मल चेंज नहीं हो रहा है तब आर मिनिमम होगा, और जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तब हमारा आर भी मैक्सिमम होगा। अभी ब्रह्मास्त्र की डेट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लोग मैसेज कर रहे हैं, हो सकता है इस संडे हो, वैसे इस संडे होता तो अब तक अनाउंस हो जाता, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अगले संडे से होगा। सिलेबस मैंने ग्रुप पे भेज दिया है, सिलेबस यही रहेगा क्योंकि पेपर मैंने देखा हुआ है, तो उसमें बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस भी होंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अब जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सवाल जो होंगे, हो सकता है वो हल्का फुल्का काइनामेटिक्स की डेफिनेशन यूज़ हो रही हो, v बराबर डी एस बाई डी टी, ए बराबर डी वी बाई डी टी। वैसे 1D मोशन ऑफिशियली पार्ट नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन में एक आधा सवाल इस तरह का आ सकता है तो आप उतनी डेफिनेशन पार्ट देख लीजिएगा। बाकी पेपर में वेक्टर आएगा, यूनिट्स आएंगी, डायमेंशंस आएंगी, एरर आएगी। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज उसमें नहीं है, वो आपको पढ़ाया नहीं गया, अभी पढ़ाया जाएगा, तो वो नहीं है उसमें। तो एरर है, डायमेंशन है, यूनिट्स हैं, वेक्टर है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। तो सिलेबस कंफर्म है, डेट अभी कंफर्म नहीं है मुझे, जैसे डेट आएगी ग्रुप पे डाली जाएगी। नोटेड? जल्दी लिखो भाई, 4 दिन की छुट्टी में एकदम हाथों में जंग लग गई तुम लोग के। धार का जो पैनापन है वो कमज़ोर हो गया है। आइए, if coefficient of static friction between block and ground is 1/√3, find out angle of friction. Options are 30 degree, 45 degree, 60 degree, 0 degree.
बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, तो tan लैम्डा बराबर म्यू एस। म्यू एस कितना भैया? 1/√3। तो लैम्डा की वैल्यू बताओ कितनी है? 30 डिग्री। 1/√3 में तो 30 होगा ना? अरे नहीं, ग्राउंड पे बॉडी लिखा है, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच का म्यू। एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो हमेशा नॉर्मल से ही होता है, एन और आर के बीच का एंगल होता है ना, कंफ्यूज मत होना। तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कोई डाउट है किसी को? अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था, इसको जरा आंसर करिए मुझे, कि अगर मेरे पास, मैं g की वैल्यू को 10 मान लूँ और ये मास m है और ये म्यू की वैल्यू 1/√3 मान लूँ, तो फाइंड आउट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए। ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस बॉडी को हमें कम से कम फोर्स लगा के चलाना है, तो हमें फोर्स किस दिशा में लगाना होगा? कम से कम, और मिनिमम कितना फोर्स लगाना होगा ताकि ये बॉडी मूव कर जाए। बताओ बेटा, याद आया कुछ? जब मैंने आपको बताया था कि किसी बॉडी पे, याद करो, मैंने एब्सोल्यूट मिनिमम फोर्स बताया था कि जब हमें बिना एंगल दिए कोई डायरेक्शन वहाँ ना बताई जाए कि फोर्स कैसे लगाया। देखो यहाँ पर कोई फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताई गई, इसका मतलब ये सबसे छोटे फोर्स की बात कर रहा है, उसे मैं एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब है उससे कम फोर्स से बॉडी मूव नहीं करेगी। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि किसी बॉडी को अगर एक विशेष एंगल पे खींचा जाए और इस थीटा की वैल्यू होती थी tan थीटा बराबर म्यू एस, यानी कि 1/√3 दिया है, तो थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल पे जब इसको आप खींचोगे, इस एंगल पे जब आप खींचोगे तो आपको सबसे छोटा फोर्स आता था, आंसर याद करिए, म्यू एस एम जी डिवाइड बाई 1+, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसकी मैथ्स काफ़ी लेंदी है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ये फॉर्मूला लेकिन तभी लगाना है जब आपको फोर्स कैसे लगाया गया है इस बात की डायरेक्शन ना बताई जाए। जब आपको ये, अगर मैं ये बोल दूं कि फोर्स 30 डिग्री पे लगाया या 45 पे लगाया है, तो फिर वो स्पेसिफिक सवाल हो जाएगा, फिर वो उस दी गई दिशा में मिनिमम फोर्स बताना होगा आपको, मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगर आपको कोई डायरेक्शन ना बताए, आपसे कहे जैसे बनो वैसे लगा दो, कम से कम फोर्स लगा दो, तो सबसे कम फोर्स जो होता है वो ये होता है, और ये फोर्स इस एंगल पे आता है।
जब आप हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे फोर्स लगाते हो तब इतना आता है, और ये एब्सोल्यूट मिनिमम होता है। मतलब इससे कम फोर्स तुम कैसे भी लगा दो, चाहे वर्टिकल लगा दो चाहे हॉरिजॉन्टल लगा दो, इससे कम फोर्स से बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि ये फोर्स mg से भी छोटा है और ये फोर्स μmg से भी छोटा है, दोनों से छोटा है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये सबसे छोटा फोर्स होता है, आपको याद होना चाहिए। अब बच्चों की कंप्लेन ये होती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही वाला केस आया है? तो उसका हिंट ये है कि जब आपको फोर्स के बारे में बताया ना जाए कि फोर्स किस दिशा में लगाया गया, जब बिना डायरेक्शन बताए अगर उसने ऐसे कह दिया व्हाट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब वो बता रहा है कि फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाना है, तो ये नहीं लगेगा। हॉरिजॉन्टल लगाओगे तो सीधे सीधे μmg के बराबर आ जाएगा। जब वो सीधे सीधे बोले कि बॉडी जमीन पे रखी है एंड व्हाट इज द मिनिमम, कितना कम से कम फोर्स चाहिए बॉडी को चलाने के लिए, लेकिन वो ये ना बताए कि फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाया है, कि फोर्स वर्टिकल लगाया है, कि फोर्स 30 डिग्री पे लगाया है, कि फोर्स 45 डिग्री पे लगाया है, कि फोर्स 60 डिग्री पे लगाया है। जो डायरेक्शन अगर नहीं बताई है, इसका मतलब वो आपको सबसे छोटा वाला फोर्स पूछना चाह रहा है, जिसकी डायरेक्शन भी अननोन होगी, आपको उसका फॉर्मूला भी पता होगा। तो यहाँ पर मैं μs की वैल्यू रख देता हूँ 1/√3, mg हो जाएगा 10 × g है 10, और डिवाइड बाई √1 प्लस μ², तो 1/3। क्या m दिया नहीं है तो m ले लो 10 kg, ठीक है। m के टर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 100 हो जाएगा, नीचे √3 है, 3 1 कम 3, 3 1 4/3, ये 2 आएगा बाई √3 आएगा, ये √3 से √3 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 50 न्यूटन। तो इसका आंसर है 50 न्यूटन, और एंगल का आंसर होगा 30 डिग्री। मतलब जब मैं इस पे 30 डिग्री पे फोर्स लगाऊंगा, ये रिजल्ट सबको एकदम रटा होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। अगर मैं ये थीटा बता देता कि मैंने फोर्स 60 डिग्री पर लगाया, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर आपको बेसिक से करना होगा, f cos थीटा, f sin थीटा, f cos थीटा, आप नॉर्मल निकालेंगे, फिर जो f cos थीटा होगा उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर करेंगे। फिर आप बेसिक से करेंगे, जैसे मैंने आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में क्वेश्चंस करवाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ a block on a rough fixed inclined plane। एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पे, एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पे अगर एक बॉडी को रखा जाए, बॉडी का मोशन देखा जाए तो किस तरह से मोशन होगा, आइए समझते हैं। बेटा मान लेते हैं कि ये एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक m मास की बॉडी रखी। ये इंक्लाइंड प्लेन बेटा फिक्स्ड है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे कुछ बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे सबसे पहले mg के हम 2 कंपोनेंट किया करते थे, आपको याद है क्या?
बताओ कौन कौन से? mg cos थीटा mg, तो इसका जो mg लगेगा वो इस तरह से लगेगा, हम बता चुके हैं आपको, एक बार फिर से बता देते हैं। ये mg ऐसे डाउनवर्ड लगता है, इस mg के दो कंपोनेंट आते हैं, एक इस तरफ आएगा, ये वाला एंगल थीटा आता था तो थीटा के बगल वाला होता है mg cos थीटा, और ये वाला आता है mg sin थीटा। ये mg cos थीटा होगा, ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। याद है सभी को? यही तो होता था ना। और ये नॉर्मल लगेगा, ये इस तरह से नॉर्मल लगेगा, ये नॉर्मल लगेगा। अब अगर मैंने इस ब्लॉक को सिर्फ छोड़ दिया है, इंक्लाइन प्लेन में बस ऐसे रख दिया है, तो मुझे ये बताओ कि ये बॉडी नीचे आना चाहती है कि ऊपर जाना चाहती है? इसकी जो टेंडेंसी है वो नीचे आने की है कि ऊपर? कैसे पता चल रहा है? नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, जिसकी वजह से नीचे आना चाहेगी। तो फ्रिक्शन अगर होगा तो किस दिशा में लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो ऐसे लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, इस फ्रिक्शन की जो सबसे ज्यादा वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है? μs इंटू एन। एन की वैल्यू रखो, बताओ क्या आएगा? μs इंटू एम जी इंटू नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा। क्या तुम नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा समझ पा रहे हो? नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा होगी ना, ये m मास। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली बॉडी एक्चुअली फिसलेगी कि नहीं फिसलेगी ये समझना होगा। तो सबसे पहली कंडीशन, अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, ये छोटा है या बराबर है फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से μs n से? जो mg sin थीटा है वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है या बराबर है? तो मुझे सोच के बताओ, क्या ये बॉडी फिसल कर नीचे आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन रोक लेगा उसे। यानी अगर डाउनवर्ड फोर्स जो है ना mg sin थीटा, अगर वो फ्रिक्शन की लिमिट मैक्सिमम वैल्यू से कम पड़ता है, बराबर रहता है, तो ये बॉडी नीचे नहीं आ पाएगी, जहां रखोगे वहीं रखी रहेगी। अच्छा ऊपर तो जा ही नहीं सकती, क्यों? क्या ऊपर जाने की संभावना भी है क्या? ऊपर कोई फोर्स नहीं घसीट रहा ना बेटा, ऊपर कैसे जाएगी? जाना तो उसको उधर ही है ना जिधर टेंडेंसी है। हाँ अगर हम कोई फोर्स लगाएं ऊपर तो बात अलग है, फ्रिक्शन थोड़े ना ऊपर ले जाएगा इसको, ये मत समझना कभी भी। तो अगर इस पे mg sin थीटा ही अकेले एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था तो ये बॉडी नीचे आना चाहती है, तो दो ही संभावनाएं होंगी, या तो ये बॉडी नीचे आएगी या तो वहीं रखी रहेगी, ऊपर नहीं जा सकती है ना, जब तक हम बाहरी बल नहीं लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो आइए जरा n की वैल्यू रख के इस कंडीशन को थोड़ा संभाल लेते हैं। तो अगर मैं mg sin थीटा इधर लिख रहा हूं और लेस देन आर इक्वल टू है μs और इसे mg cos थीटा लिख दे रहा हूं, तो देखो इस mg से इस mg खत्म हो जाएगा, साइन में cos डिवाइड कर देंगे, tan थीटा लेस देन आर इक्वल टू μs। यानी अगर इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल tan थीटा है उसकी वैल्यू μs से छोटी है अगर, तो तुम समझ रहे हो ये वाली कंडीशन लिखी मैंने इसको ऐसे, यही चीज तो ऐसे लिखी हुई बेटा। तो इस कंडीशन में तुम समझ पा रहे हो कि ये वाला फोर्स छोटा है इससे, तो इन दिस कंडीशन ब्लॉक विल नॉट स्लिप। इसमें तुम कह सकते हो कि ब्लॉक विल नॉट स्लिप, ब्लॉक जो है वो स्लिप नहीं करेगा। और अगर ये ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा तो इसका जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा? जीरो। इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन जीरो रहेगा। अच्छा बताओ अगर एक्सेलेरेशन जीरो होगा तो फ्रिक्शन कौन सा वाला लगेगा, स्टैटिक की काइनेटिक? क्योंकि ब्लॉक तो स्लिप ही नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो स्टैटिक लगेगा, स्टैटिक। अच्छा ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ये पूरा पूरा लिमिटिंग लग जाता है कि जरूरत के हिसाब से लगता है? और जरूरत कितने की होगी भैया? mg sin थीटा। लिमिटिंग मत लगा देना।
अगर ये बॉडी रुकी हुई है तो फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर ही लगेगा। तो फ्रिक्शन का आंसर होगा mg sin थीटा। स्टैटिक लगेगा mg sin थीटा के बराबर लगेगा। अच्छा ठीक, अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन। अगर मान लो बेटा नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, बेटा ध्यान देना, अगर बेटा mg sin थीटा बड़ा हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस mg cos थीटा से, अगर mg sin थीटा बड़ा हो गया म्यू एस mg cos थीटा से, तो अगर मैं mg हटा दूंगा, यानी अगर tan थीटा, इसी कंडीशन को ऐसे याद रख सकते हो, यानी tan थीटा की वैल्यू म्यू एस से बड़ी हो गई, एंगल ज्यादा हो गया और tan थीटा म्यू एस से बड़ा हो गया। तो देखो चूंकि जो mg sin थीटा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा है, इसका मतलब फ्रिक्शन पूरी ताकत लगाकर भी बॉडी को रोक नहीं पाएगा और mg sin थीटा बड़ा होने के कारण ये बॉडी नीचे आएगी। क्या ये बात समझ आ रहे हो? यानी इस कंडीशन में बताओ बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी? तो डेफिनेटली बॉडी विल स्लिप डाउन, बॉडी नीचे स्लिप करेगी। तो बताओ जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा, स्टैटिक की काइनेटिक? फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन एक फिक्स वैल्यू पे लगता है जिसका फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। म्यू एस एन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला, और म्यू के एन, इतना फ्रिक्शन लगेगा, म्यू एस नहीं लगेगा फिर, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। म्यू के और एन की वैल्यू क्या है, mg cos थीटा, इतना फ्रिक्शन लगेगा। ये फ्रिक्शन का आंसर हो जाएगा, फ्रिक्शन लगेगा इतना। लेकिन चूंकि बॉडी स्लिप करेगी, तो जब बॉडी स्लिप करेगी तो बॉडी के पास एक नीचे की तरफ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। बेटा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा, ध्यान से समझो बेटा, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा। नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है बेटा mg sin थीटा, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू है म्यू के mg cos थीटा, और नीचे की तरफ बेटा एक्सेलरेशन है इसका। तो क्या हम न्यूटन का लॉ लगा के इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? आइए न्यूटन का लॉ लगा देते हैं, F नेट बराबर ma। जिस दिशा में एक्सेलरेशन है उस फोर्स को पॉजिटिव लिखना है, तो किसको पॉजिटिव लिखना है, mg sin थीटा। बेटा ये उल्टा लग रहा है तो इसको अपोजिट लिखेंगे, म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी g sin थीटा, g कॉमन है, m कट जाएगा, माइनस म्यू के cos थीटा। इसका मतलब है जो बॉडी है अगर फिसलेगी नीचे की तरफ तो इतने एक्सेलरेशन से फिसलेगी। ये सिर्फ तब है जब, ये कंडीशन तब है जब tan थीटा की वैल्यू म्यू एस से बड़ी होगी। उस केस में फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, एक्सेलरेशन इतना होगा, और ये देखिए ये भी मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब रफ सरफेस पे भी एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है। आपको याद होगा जब बॉडी स्मूथ सरफेस पे फिसलती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g sin थीटा आती है ना। आप इसमें म्यू जीरो रख दीजिए तो अपने आप g sin थीटा आ जाएगा। भाई फ्रिक्शन अगर जीरो है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अरे बोलो भाई, स्मूथ सरफेस के लिए म्यू बराबर क्या लिखोगे, जीरो। तो म्यू जीरो रखोगे तो जी sin थीटा आ जाएगा। वहां पर भी एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता बेटा, यहां पर भी एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड। कुछ बच्चों को ऐसा भ्रम होता है कि सर जो बॉडी भारी होगी सर उस पर नॉर्मल ज़्यादा लगेगा, n बराबर mg cos थीटा। बिल्कुल सही बात है सर, जिस पे नॉर्मल ज़्यादा होगा उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, काइनेटिक म्यू के n, बिल्कुल सही। और सर जब ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, मोशन में ज़्यादा अपोज होगा तो धीरे धीरे नीचे आएगी, सर उसका एक्सेलरेशन कम होना चाहिए, यहाँ गलत हो गए। भाई मुद्दा ये है उतना ही ज़्यादा फोर्स घसीट भी तो रहा होगा mg sin थीटा, ये घसीटने वाला फोर्स भी तो बढ़ रहा है ना m बढ़ाने पे। सिर्फ फ्रिक्शन के बारे में ही क्यों सोचते हो, और फिर m से डिवाइड हो गया, m कट गया हमारा। तो इसलिए रफ सरफेस पे भी बॉडी जब फिसल कर नीचे आती है तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि म्यू किसका कम है किसका ज़्यादा है। जिसका म्यू ज़्यादा होगा वो धीरे धीरे आएगा, वो स्लोली स्लिप करेगा, और जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम होगा वो ज़्यादा तेजी से फिसल के नीचे आएगा। तो ए का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए सिंपल वाले केस में, जिसमें बॉडी को बस छोड़ दिया है
और बॉडी फिसल कर नीचे आ रही है, उस केस में ए इतना हो। ये बदलता रहता है, अभी एक फोर्स और लगा दूंगा चीजें बदल जाएंगी, लेकिन बेसिक वाला केस रटा जा सकता है। जो बेसिक वाला केस है जिसमें इंक्लाइंड प्लेन पे बस बॉडी को छोड़ दिया हमने कोई बाहर से अपनी तरफ से फोर्स नहीं लगाया, mg और नॉर्मल और फ्रिक्शन बस यही तीनों फोर्स लग रहे हैं, तो उस केस में एक्सेलरेशन इतना आएगा और ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो काइनेमैटिक्स भी लगवा सकता है कि कितनी देर में बॉडी फिसल के नीचे आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया यहां से बॉडी को छोड़ा था, u बराबर 0 था और फिसल के यहां आना है और इस प्लेन की लंबाई भैया l है लंबाई, तो क्या लगाओगे, l बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u आपका 0 है, तो अगर आप कम समय में सवाल करना चाह रहे हो तो आपको a रटा होना चाहिए, तो a की वैल्यू फट से आपने यहाँ पे रख दी। आप आराम से बता सकते हो कितनी देर में ये इस रफ इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर से नीचे बॉडी फिसल कर कितनी देर में आ जाएगी, है ना। तो हम इस बात को एक बार फिर समराइज कर लें कि अगर tan थीटा की वैल्यू, अगर बॉडी को हमने एक रफ प्लेन पर छोड़ दिया है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, तो अगर tan थीटा म्यू एस से छोटा है या बराबर है, वो कब, जब mg sin थीटा फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कम है, तो ये बॉडी फिसलती नहीं है। और अगर नहीं फिसलेगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और फिसल नहीं रही तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही लगता है, लिमिटिंग नहीं लगाना है। लेकिन अगर ये इससे बड़ा हो गया तो कंडीशन ये आ जाएगी कि tan थीटा म्यू एस से बड़ा हो जाएगा, उस कंडीशन में बॉडी फिसलने लगती है, उसे अगर इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ा जाता है, और जब फिसल जाती है तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगता है, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो एक्सेलरेशन जो होता है वो g sin थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, g बाहर ले लो, या g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो अगर याद करना चाहो तो। ठीक है, लिख लो फटाक से।
नोटेड बेटा, जल्दी लिखो। तो यहां पर एक टर्म यूज होता है, एंगल ऑफ रिपोज। नोटेड? कोई लिख रहा है अभी? जल्दी लिखो। इसको कॉपी कर लो। फ्रिक्शन का असाइनमेंट नहीं मिला ना अभी? कल मिल जाएगा। नोटेड? अब बच्चों एक चीज ऑब्जर्व करो कि जब tan थीटा की वैल्यू, मतलब ये एंगल जो आप ले रहे हो, ये एंगल जब तक छोटा है, ये एंगल अगर मैं धीरे धीरे ऐसे धीरे 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 बढ़ाता जाऊं
तो कब तक बॉडी स्लिप नहीं कर रही है? जब तक tan थीटा की वैल्यू म्यू एस से छोटी है या बराबर है। तो अगर मैं इस बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर रखूं और ऐसे धीरे 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 एंगल बढ़ाता जाऊं तो एक एंगल तक बॉडी स्लिप नहीं करती, उसके अगले पल स्लिप कर जाती है। उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं? तो इंक्लाइंड प्लेन का वो मैक्सिमम एंगल जहां तक बॉडी स्लिप नहीं कर रही, उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। आप देख सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू म्यू एस तक स्लिप नहीं कर रहा है, और जैसे म्यू एस से बड़ा है बॉडी स्लिप कर जा रहा है। तो इसी एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। आप कोई भी बॉडी देख सकते हो, जैसे मैं ये कार की चाबी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इस पे रखी है बॉडी, और आप बहुत आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये सबसे छोटा एक्सपेरिमेंट है जो किया जा सकता है। अभी ये हॉरिजॉन्टल, इसका थीटा 0 है। अगर मैं इसका थीटा धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा तो एक एंगल पे ये बॉडी स्लिप करने लगेगी। क्योंकि काफ़ी फ्रिक्शनलेस है, कम फ्रिक्शन है तो बहुत जल्दी स्लिप कर गया। अगर फ्रिक्शन थोड़ा ज़्यादा होता तो और थोड़ा एंगल पे जाके स्लिप करता। तो ये जिस एंगल पे स्लिपिंग शुरू हुई है ना, इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। तो आप कह सकते हो कि मैक्सिमम एंगल है जहां तक स्लिपिंग नहीं हो रही, या वो मिनिमम एंगल है जहां से स्लिपिंग शुरू हो रही है। अरे भाई सिंपल बात है, अगर 30 डिग्री तक स्लिपिंग नहीं हो रही है तो 30 पॉइंट समथिंग पे स्लिपिंग हो जा रही है ना। तो इसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो चाहो तो नाम लिख लो, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्मूले सेम है, लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट में थोड़ा अंतर है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? आप कह सकते हो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन अप टू विच बॉडी डज नॉट स्लिप। वो मैक्सिमम एंगल जिस पे बॉडी स्लिप नहीं करेगी, और इसका फॉर्मूला है tan थीटा बराबर म्यू एस। आपको पता है कि tan थीटा जब म्यू एस होगा तब तक स्लिप नहीं करेगी। जब tan थीटा म्यू एस से बड़ा हो जाएगा तब स्लिप करती। तो इसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। एक छोटा सवाल करेंगे, एक बहुत ही छोटा सा सवाल। बेटा ये एंगल 30 डिग्री है, ये एक फिक्स्ड प्लेन है, और ये बॉडी का जो मास है वो 10 किलोग्राम है। म्यू एस की वैल्यू 0.8 है। If body is released from rest, find एक तो एक्सेलरेशन बताना है और दूसरा फ्रिक्शन बताना है। बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा और फ्रिक्शन कितना लगेगा।
बताओ बेटा, अब देखो चूंकि ये बॉडी बस रख दिया हमने इसको इंक्लाइंड प्लेन पे, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना, हमने कोई बाहर से फोर्स तो लगाया नहीं, तो आप इसको फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो। मतलब आप सीधे सीधे चेक कर सकते हो कि ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है कि छोटा है। अगर ये एंगल ऑफ रिपोज मतलब टैन थीटा की वैल्यू म्यू से ज़्यादा है, अगर मतलब थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है तो बॉडी फिसल जाएगी, और कम है तो आप ये देखो कि टैन थीटा और म्यू एस में बड़ा कौन है। आप समझ रहे हैं? ऐसा सिर्फ तभी कर सकते हो जब बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ दिया जाए। अगर मैं एक आधा फोर्स और लगाऊंगा इस पे तो आपको एफबीडी बना के प्रॉपर करना पड़ेगा, आपको सोच समझ के करना होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रख दूं और मैं आपसे पूछूं तो आप सीधे सीधे रिजल्ट्स का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप चेक करोगे कि टैन थीटा की वैल्यू देखो, टैन थीटा जो है ना टैन 30 है, ये 1/√3 है, 1/1.732, तो ये दशमलव का 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.5 समथिंग। तो तुम देख सकते हो, और म्यूएस की वैल्यू 0.8 है, तो तुम ये देख पा रहे हो कि टैन थीटा जो है वो छोटा है म्यूएस से। अब मुझे बताओ, यानी जो एंगल है वो छोटा है, टैन थीटा छोटा है म्यूएस से बेटा। तो अब मुझे बताओ इस कंडीशन में बॉडी स्लिप करेगी, बॉडी नीचे आएगी, तो बताओ एक्सेलेरेशन का आंसर क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है? ये जो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और नीचे कौन लगता है? mg sin। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा उतना ही लगेगा ना जितना फोर्स को बैलेंस करेगा, जितने की ज़रूरत होगी। म्यू तो नहीं लगा दोगे ना। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू बहुत कम लगाना है, केवल तभी लगाना है जब मैक्सिमम और मिनिमम शब्दों का प्रयोग हो। मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि जब भी फ्रिक्शन के सवाल में मैक्सिमम बताइए, मिनिमम बताइए, मैक्सिमम और मिनिमम शब्दों का प्रयोग होता है तभी हमें कंफर्म होता है कि लिमिटिंग लगाना है। अदरवाइज हमेशा स्टैटिक लगेगा तो उतना ही लगेगा जितने की ज़रूरत होगी। तो mg sin थीटा लगेगा बेटा, mg हो जाएगा 10 100 और sin 30 1/2, 10 × 10 100 हो जाएगा 50। तो बेटा 50 न्यूटन फ्रिक्शन यहाँ पर बॉडी पर लगेगा, 50 न्यूटन फ्रिक्शन बॉडी पे लगेगा। जग जा मेरी बेटी। सेम कॉन्सेप्ट का एक सवाल और करेंगे। ये थीटा 53 डिग्री है और ये फिक्स्ड है, और ये भी 10 किलोग्राम की बॉडी है। जी की वैल्यू 10 ले सकते हो। म्यू एस की वैल्यू 0.5 है, म्यू के की वैल्यू 0.4 है। इसमें भी हमें बताना है कि अगर हमने बॉडी को छोड़ा है तो एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू बताना है। यहाँ बेटा 53 डिग्री है। अगर आपको tan 53 की वैल्यू नहीं पता है तो tan 53 होता है 4/3, tan 53 होता है 4/3।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन बताना है ना। तो अगर आप देखो tan 53 की वैल्यू, tan 53 की वैल्यू है 4/3 और म्यूएस है 0.5 1/2। तो tan थीटा बड़ा है म्यूएस से, आप देख रहे हो ना। इससे क्या पता चलता है कि जब हम बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ेंगे तो बॉडी फिसल कर नीचे आएगी, बॉडी स्लिप करेगी, यही तो पता चलता है। तो अगर बॉडी स्लिप करेगी तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक। तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक Fk, और काइनेटिक होता है म्यू के इंटू एन। तो एन यहाँ क्या होगा, mg cos थीटा। तो जो फ्रिक्शन का आंसर आएगा वो म्यू के mg cos थीटा आएगा। म्यू के रख देना, म्यू एस मत रखना। तो 0.4 m हो गया 10, g हो गया 10, cos 53 होता है 3/5। तो ये 5 दूनी 10, 20 यानी 60, 6 चौको 24। क्या 24 न्यूटन लग रहा है क्या? तो 24 न्यूटन फ्रिक्शन यहाँ पर बेटा लग रहा है। ठीक, अब बात करते हैं एक्सेलेरेशन की। तो ये हमें याद होना चाहिए, g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। अगर हम बाई चांस भूल जाएं तो हम FBD बना के एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। हमें याद आएगा कि नीचे की तरफ लगता है mg sin थीटा, ऊपर की तरफ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन और एक्सेलेरेशन a है। तो जब आप डाउनवर्ड न्यूटन्स लॉ लिखेंगे तो ये आंसर आपका एक्सेलेरेशन आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप निकाल लेंगे। आप mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू के इंटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, mg cos थीटा बराबर m है। तो इस तरह से आप एक लाइन का न्यूटन्स लॉ लिखेंगे। mg sin थीटा नीचे लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है। तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू के इंटू एन, एन बराबर mg cos थीटा। तो म्यू के mg cos थीटा और इक्वल टू m है। वैसे कोशिश करिए कि याद न रखिए, क्योंकि बेसिक वाला केस तो हमें याद रखना चाहिए। अगर हम स्पीड में सवाल करना चाह रहे हैं वहाँ पेपर में, तो हमें कुछ बातें तो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर g मैं कॉमन ले लेता हूँ। चलो, g 10 है, sin 53 होता है 4/5, ये 0.4, ये 10 है, cos 53 होता है 3/5। तो ये 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 आएगा, माइनस ये 2 आएगा, 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 2.4 घटाएंगे तो ये 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये ब्लॉक हमारा 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। सही आंसर आया था किसी का?
अब इसमें कुछ बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम्स बनते हैं लिमिटिंग कंडीशन पे बेस्ड। मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप ये मान के चलिए कि ये 3-4 तरह के सवाल हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन बनता है नीट में ज़्यादातर। अगर आप पिछले पूरे 37 साल के सवाल भी देखोगे तो इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं 4-5 कॉन्सेप्ट पे आया है। तो मैं एक एक करके डिस्कस करूँ। नोट कर लिया सबने? पहला सवाल देखिए क्या बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपसे बोला जाएगा कि एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर एक बॉडी रखी हुई है, m मास की मान लेते हैं, और ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है, और tan थीटा म्यू एस से बड़ा है। ये कंडीशन गिवन होती है कि tan थीटा की वैल्यू म्यू एस से बड़ी है, ये गिवन कंडीशन होती है। tan थीटा म्यू एस से बड़ा होता है बेटा, ठीक है। इससे पता क्या चलता है कि अगर मैं इस बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ दूं और tan थीटा म्यू एस से बड़ा है तो बॉडी क्या होगी? फिसल के नीचे आ जाएगी। अब अगर मैं कहूं कि तुम्हें इसको फिसलने नहीं देना है तो तुम बताओ, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे कि नीचे की तरफ? तभी तो रोकोगे। तो मेरा पहला सवाल है कि हमें कितना कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसे ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये फिसल के नीचे ना आए? नीचे जाने से रोकने के लिए कम से कम कितना? नीचे जाने से रोकने के लिए कम से कम, देखिए समझिए बात को। जैसे मैंने कहा व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, जहां फ्रिक्शन के सवाल में मिनिमम मैक्सिमम शब्दों का प्रयोग हो गया, तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक करेगा तुरंत? लिमिटिंग कंडीशन का सवाल है। आपको कौन सा फ्रिक्शन लगा के सॉल्व करना है? लिमिटिंग। आप ऐसा समझ लो कि अगर मैं पूछूं कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप समझो कि दो फोर्स और कौन से लग रहे होंगे, mg sin थीटा नीचे और फ्रिक्शन ऊपर। भाई mg sin थीटा फ्रिक्शन पे भारी पड़ रहा था तभी तो फिसल के नीचे आ रहा था। तो अगर तुम चाहते हो फिसल के नीचे ना आए तो तुमको थोड़ा फ्रिक्शन की मदद करनी पड़ेगी ना। तुमको फ्रिक्शन अकेला नहीं संभाल पा रहा है, बॉडी नीचे आ जा रही है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? तो मैं क्वेश्चन को पहले फ्रेम कर देता हूं, फिर सवाल सॉल्व करेंगे। तो यहां पे प्रश्न पूछा जाएगा, फाइंड आउट नंबर 1 मिनिमम फोर्स, क्वेश्चन कॉपी करो, रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग डाउन। उसको नीचे आने से रोकने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक up along the plane। क्वेश्चन की भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल पढ़कर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप सवाल जैसे ही पढ़ोगे आपको एहसास हो जाना चाहिए कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का सवाल है। दोनों ही पार्ट में मैंने मिनिमम जैसे शब्दों का प्रयोग किया है कि कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी नीचे ना आए, नीचे आने से रोकने के लिए कम, क्योंकि हमें पता है tan थीटा बड़ा है म्यू एस से, अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो फिसल के नीचे आ जाएगी बॉडी। और ये कह रहे कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी ऊपर चली जाए, यानी आपकी इस फोर्स की जिम्मेदारी ऊपर ले जाने की है यहां पर, ठीक है। दोनों ही मिनिमम फोर्स है आपके। तो आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले से ये बात की श्योरिटी है 100% कि इन दोनों ही सवालों के लिए हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा।
तो पहले फर्स्ट वाले डायग्राम को बनाते हैं। बस मन में ये भ्रम होता है कि बच्चे ये डिसाइड कर लें कि फ्रिक्शन नीचे लगाना है कि फ्रिक्शन ऊपर लगाना है, बाकी तो बैलेंस करना है मामला। तो इन्होंने कहा, आप समझिए बेटा, ध्यान समझिए, ये कह रहे हैं पहले वाले में कि कम से कम कितना फोर्स लगाए कि बॉडी ऊपर ना जाए। मान लो F1 लगाया, बॉडी नीचे ना जाए, नीचे जाने से रोकने के लिए, यानी साफ साफ दिख रहा है कि स्लिपिंग डाउन की बात हो रही है। बॉडी नीचे जाना चाहती है, आपको बस रोकना है उसे नीचे ना जा पाए। यानी उसकी टेंडेंसी क्या होगी उस समय, ऊपर जाने की होगी कि नीचे जाने की, क्योंकि आप उसका जो mg sin थीटा होगा वो फ्रिक्शन से बहुत बड़ा होगा, तभी ये बॉडी नीचे जाना चाह रही होगी। तो तुम आए, तुमने थोड़ा सा फोर्स ऊपर लगा दिया और mg sin थीटा और फ्रिक्शन के साथ तुमने भी लगा दिया, तुमने और फ्रिक्शन ने मिलकर बैलेंस कर लिया। ये आप ऐसे समझिए, बार बार ये कह रहा है कि इसे रोकना है। तुम्हें देखो मिनिमम दिखा तो मिनिमम में तुम समझ गए कि मुझे लिमिटिंग लगाना है। फोर्स ऊपर लगी रहा है, फोर्स बता ही रखा कि ऊपर लगाना है, mg sin थीटा नीचे लगी रहा है। अब आपको फ्रिक्शन ही डिसाइड करना है। तो आप देखिए क्या कह रहा है कि इस ब्लॉक को मूव करने से रोकना है। कहां जाने से? स्लिपिंग डाउन, यानी ये नीचे जाना चाह रहा होगा। उस कंडीशन में कम से कम कितना फोर्स लगाना है। जब अगर ये स्लिपिंग डाउन वाली टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन पक्की बात है बेटा कहां लग रहा होगा? ऊपर की। तो जब आप पूरा फ्रिक्शन देखिए, फ्रिक्शन पूरी ताकत लगाए ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन की पूरी ताकत और आपकी मिनिमम ताकत मिलकर mg sin थीटा को बैलेंस कर रही। ये वो मिनिमम फोर्स है जो बॉडी को नीचे जाने से रोक रहा है, नीचे जाने से प्रिवेंट कर रहा है। इतना तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इससे कम लगा दिया तो ये तो अपने आप को बढ़ा नहीं सकता। ये दोनों मिल करके भी mg sin थीटा से छोटे हो जाएंगे और बॉडी फिसल के नीचे आ जाएंगे। तो नीचे ना जाए, तो नीचे ना जाए तो कम से कम इतना तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो पहले पार्ट का आंसर है बस इन दोनों को बस बैलेंस कर दो, बैलेंस कर दो। अच्छा, नॉर्मल तो अंडरस्टूड है। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी भैया? mg cos थीटा के बराबर। तो आइए यहां बैलेंस करते हैं बेटा। ऊपर की तरफ कौन लग रहा है? F1 प्लस μsn बराबर mg sin थीटा। तो पहले वाले का आंसर है mg sin थीटा माइनस μs mg cos थीटा। पहले वाले का आंसर ये है भैया, फर्स्ट वाले का आंसर ये है। फर्स्ट वाले का आंसर जो है वो ये है, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी को ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगाना होगा? अब आप सोचिए, विचार करिए कि अगर आपकी बॉडी, आप सोचिए ना कि आपने कम से कम मान लीजिए F2 लगा दिया और ये कह रहे हैं बॉडी को ऊपर ले जाना है, तो उस परिस्थिति में जाइए। देखिए फिर वही बात है, दिमाग नहीं लगाना आपको एग्जाम में, मेरी बातों को ध्यान रखिए। फ्रिक्शन का सवाल है, मिनिमम शब्द लिखा हुआ है, मैक्सिमम शब्द लिखा हुआ है, आंख बंद कर लीजिए, लिमिटिंग ही लगाना है। बस अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि लिमिटिंग ऊपर लगाना है कि नीचे लगाना है। तो क्वेश्चन की भाषा पे फोकस करिए। ये कह रहे हैं बॉडी को ऊपर ले जाना है, ऊपर चढ़ाना है बॉडी को। तो सोचो जब बॉडी ऊपर चढ़ने वाली होगी तो फ्रिक्शन किस दिशा में लग रहा होगा बेटा? तो मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग लगा दीजिए नीचे की तरफ। यानी जब आप इस फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे और ये फोर्स की वैल्यू mg sin थीटा से बड़ी हो जाएगी तो बॉडी में टेंडेंसी ऊपर की तरफ आएगी, फ्रिक्शन नीचे लगने लगेगा। और फिर आप बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू नीचे की तरफ बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब फ्रिक्शन पूरी ताकत नीचे लगा रहा होगा, आपका फोर्स mg sin थीटा और μsn दोनों से बैलेंस कंडीशन में होगा, जरा सा और बढ़ाएंगे तो ये बॉडी ऊपर चली जाएगी। तो अभी ये बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव वाली कंडीशन में है, बॉडी जस्ट जाने ही वाली है, बस जा नहीं पाई, आप ये समझिए। इससे 0.0000001 अगर ज्यादा लगा देंगे तो ये बॉडी ऊपर चली जाएगी। अब मैं आपको चाहूं तो 50 तरह से इसकी थ्योरी समझा सकता हूं, लेकिन मैं बहुत ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। इसका स्किप हो जाती हैं चीजें आप लोगों के दिमाग से। टू द पॉइंट बात रख रहा हूं, टू द पॉइंट कैसे करना, टू द पॉइंट बात रख रहा हूं कि उसने कहा कि मिनिमम फोर्स बताइए। आपके दिमाग में आया कि मिनिमम है, मतलब ये लिमिटिंग स्टेट वाली बात है, मतलब मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लगाना है। फिर इसने कहा है कि कहां ले जाना है? ऊपर ले जाना है। तो आपने कहा कि यार अगर ऊपर ले जाना होगा तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? नीचे।
खत्म हो गया, फिर बैलेंस मार दीजिए। ज़्यादा बहुत सारा समझाऊंगा, अभी कल क्लास से बाहर निकलोगे दिमाग से चीज़ें निकल जाती है। इसलिए नो ओवर एक्सप्लेनेशन कि कैसे मिनिमम है, कैसे मैक्सिमम है, क्या है क्या नहीं है। तो ऊपर ले जाने के लिए कम से कम इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा कि इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन और mg sin थीटा को ओवरकम कर सके। लेकिन आंसर हमेशा इक्वलिटी में लिखा जाता है। हमें पता है कि जब इस f की वैल्यू इन दोनों के सम से ज्यादा होगी तभी ऊपर जाएगा, लेकिन वो कितनी ज्यादा होगी नोबडी नो। 20.00000001 पे जा रहा है, आंसर तो 20 लिखा जाता है ना, मैं बोल चुका हूं। तो आंसर क्या लिखेंगे, F2 जब बराबर होगा mg sin थीटा प्लस म्यू एस एन, तो यहां पर जो F2 आएगा ये आएगा mg sin थीटा प्लस म्यू एस mg cos थीटा। और इत्तेफाक ये देखिए सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल 2009 या 10 में IIT की एडवांस की परीक्षा में आया था, 3 नंबर में इंटीजर टाइप सवाल। ये सवाल जेईई मेन में आ चुका है, नीट में 50 बार आ चुका होगा कम से कम, मतलब मेडिकल एग्जाम्स में जो जमाने से पूछा जा रहा है। लेकिन ये सवाल ऐसे नहीं पूछा जाता, बहुत कम चांस है कि ऐसे पूछा जाए। इस सवाल को, ये सवाल थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, लेकिन फिर भी ये बार बार आता है एग्जाम। तो जितनी स्पीड में आप F1 F2 निकाल लोगे उतनी स्पीड में आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या पूछा जाता है, सवाल ऐसे कुछ पूछेगा, आपसे कहेगा एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी है बेटा, एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी, बॉडी को नीचे आने से रोकने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ रहा है और ऊपर जाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ रहा है, वो नीचे आने से रोकने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ रहा है उसका 2 गुना है। आपसे ऐसे बोलेगा कि F2 जो है वो F1 का 2 गुना है। बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए जिस फोर्स की आवश्यकता है वो फोर्स नीचे आने से रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए उसका 2 गुना है। ऐसे बोलता है हमेशा, 3 गुना है, बराबर है, 2 गुना है, 4 गुना है। तो बताइए म्यू की वैल्यू क्या है, थीटा दे देगा, या तो म्यू दे देगा, थीटा की वैल्यू पूछेगा। यानी tan थीटा और म्यू में रिलेशन पूछा जाएगा, F1 और F2 में रिलेशन दे दिया जाएगा। ये जो F2 है ये है बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए। जो F1 था ये है बॉडी को, जो F1 था ये है बॉडी, कहां गया, कहां गया, हाँ, ये जो F1 था ये है बॉडी को नीचे आने से रोकने के लिए। तो आपको बोल देगा कि जो नीचे आने से रोकने के लिए जो फोर्स, ये वाला फोर्स है, इस फोर्स का 3 गुना है ये वाला फोर्स। तो बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या है। ऑप्शन दिए होंगे tan थीटा बराबर म्यू एस, tan थीटा बराबर 2 म्यू एस, tan थीटा बराबर म्यू एस बाई 2, tan थीटा बराबर 4 म्यू एस। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी आपको F1 F2 तो निकालना ही होगा, और F1 F2 में एक रिलेशन दिया जाएगा, आपको उस रिलेशन में वो वैल्यू डालनी होगी और तब tan थीटा और म्यू में रिलेशन आएगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं कि अगर ये मान लो दिया जाए कि जो F2 है वो म्यू एस F1 का 2 गुना है। F2 क्या है, बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए जो कम से कम फोर्स चाहिए। F1 क्या है, बॉडी को नीचे आने से रोकने के लिए जो कम से कम फोर्स चाहिए। आपको बोलेगा कि जो ये वाला फोर्स है वो इसका 2 गुना है। तो बताइए tan थीटा की वैल्यू क्या है, म्यू के पदों में पूछ लेगा। तो आपको फट से पता होगा, रट जाता है लोगों को, इतनी बार PYQ में आप देखोगे तो 3-4 बार रिपीट होगा ऐसा सवाल, तो याद कर लेते हैं जो समझदार बच्चे, उन्हें लग रहा है कि टाइम लग रहा है, उन्हें पता है कि एक mg sin थीटा प्लस म्यू एन है, एक mg sin थीटा माइनस म्यू एन है, बात खत्म हो गई। एक mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा है और एक mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा है। तो ये है mg sin थीटा प्लस म्यू mg, म्यू एस ही है, ठीक है, म्यू एस mg cos थीटा, ये 2 गुना है मान लेते हैं। ये सवाल ही है, मैं एक सवाल ही जो PYQ का सवाल है वही सुना रहा हूँ आपको। ये mg sin थीटा माइनस म्यू एस mg cos थीटा, ये 2 गुना है। अब आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये म्यू एस mg cos थीटा 1 गुना है, ये 2 यहाँ से इसमें 2 से गुणा होगा, फिर ये बाईं तरफ जाएगा तो 2 प्लस का हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 म्यू एस mg cos थीटा। और देखो ये 2 mg sin थीटा है और ये mg sin थीटा उधर जाके घटेगा तो 1 mg sin थीटा बचेगा। देखो ये वाला mg ये वाला mg कट जाएगा, cos इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 म्यू एस बराबर tan थीटा। ये आया हुआ सवाल मैं बोल रहा हूँ तो मैं, tan थीटा बराबर 3 म्यू एस, ये ऑप्शंस आएगा। 4 ऑप्शन लिखे होंगे, tan थीटा बराबर म्यू एस, tan थीटा बराबर 2 म्यू एस, tan थीटा बराबर 3 म्यू एस बराबर 4 म्यू एस, और उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना।
तो उस बच्चे को इस सवाल को करने में बहुत समय लग रहा है। जो बच्चा F1 F2 निकालने में जितना ज़्यादा समय लगेगा फिर आगे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन में अगर उसने सरल सवाल बनाया तो हो सकता है आपसे F1 अकेले पूछ ले कि भाई नीचे आने से रोकने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए। F1 हो गया, दैट्स इट, सवाल हो गया। हो सकता है केवल F2 पूछ ले कि बॉडी को ऊपर ले जाना है, कम से कम कितना फोर्स चाहिए, तो F2 का सवाल भी बन सकता है। पर मैंने ये देखा कि आज तक ऐसा सवाल नहीं पूछा गया कि उसने सिर्फ F1 पूछा हो। वो हमेशा F1 F2 का रिलेशन देता है और tan थीटा दे के या तो म्यू पूछ लेता है या तो म्यू दे करके tan थीटा पूछ लेता है। तो आपको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जो नीट एग्ज़ाम है उसमें तो मोस्टली ये सवाल जो है वो रिपीट होते हैं। ये तो सवाल ही था, उसको क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट नोट करिए, फटाक से कॉपी करिए।
आइए एक और इम्पॉर्टेंट सवाल इसमें बनता है। इसका रिजल्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको दो इंक्लाइंड प्लेन दिए जाते हैं, सेम आइडेंटिकल, सेम लंबाई के दो इंक्लाइंड प्लेन दिए जाते हैं, सेम एंगल पे दो इंक्लाइंड प्लेन आपको दिए जाते हैं। दोनों इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी को रेस्ट से रिलीज किया जाता है। एक इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन a1 होगा और यहाँ पे एक्सेलेरेशन a2, और एक इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी प्लेन रफ है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने में t2 टाइम लग रहा है और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने में t1 टाइम लग रहा है। यहाँ पे स्लिप करने में स्मूथ वाले पे t1 टाइम लग रहा है, रफ वाले पे। अच्छा, तुम्हें पता है कि स्मूथ वाले पे बताओ एक्सेलेरेशन कितना होगा? g sin थीटा, और इस पे कितना होगा बताओ? g sin थीटा माइनस म्यू के g cos। अरे यही तो होगा, आज ही तो पढ़ा है कि रफ प्लेन पे स्लिप करेगा। तो ये बताओ एक्सेलेरेशन ज़्यादा कहाँ होगा? बताओ, पहले वाले पे ज़्यादा होगा तो ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगा। समय ज़्यादा कहाँ लगेगा? जहाँ एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा वहाँ समय कम लगेगा, और जहाँ एक्सेलेरेशन कम होगा वहाँ समय। अब सवाल कैसे पूछेगा नीट में? आपको बोलेगा कि जो स्मूथ सरफेस पे फिसलने में समय लग रहा है, सेम एंगल है, सेम एंगल, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, उसका 3 गुना समय लग रहा है रफ वाले पे। इस वाले में जो टाइम लग रहा है उसका इतने गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, n टाइम्स यहाँ पे समय ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है इट इज n टाइम्स टाइम टेकन एट दिस प्लेन। मतलब आपको ये दिया जाएगा, ये गिवन होगा। क्या गिवन होगा बेटा? कि जो t2 है वो ज़्यादा होगा, यहाँ समय अधिक लगेगा, और आपको बोलेगा कि n गुना लग रहा है, n गुना। कहेगा जो रफ वाले प्लेन पे फिसलने में समय लग रहा है वो स्मूथ वाले में जो समय लग रहा है उसका n गुना है। n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो कहेगा बताओ म्यू की वैल्यू बताओ, म्यू कितना है? ये म्यू के की वैल्यू पूछेगा आपसे। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सीधा सीधा सवाल आता है, सीधा सीधा। तो मैं एक बार निकाल के दिखाता हूँ, फिर आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम टेकन ऑन द रफ प्लेन इज n टाइम्स द टाइम टेकन ऑन द स्मूथ प्लेन, है ना? तो चाहो तो लिख लो एक लाइन, टाइम टेकन ऑन द रफ प्लेन इज n टाइम्स दैट ऑन स्मूथ प्लेन। फाइंड म्यू के। म्यू के की वैल्यू बच्चों हमें बतानी। तो अगर हम दो इक्वेशन बनाएं, u बराबर 0 से छोड़ा है, हम लगा रहे हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले बेटा s तो दोनों में सेम ही होगा, सेम प्लेन है, तो s को चाहो तो l लिख दो, s लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले केस में u 0 है, हाफ g साइन थीटा, और ये लिख रहा हूं मैं। अब देखो ध्यान समझना, मान लिया मैंने कि t1 की वैल्यू t है, तो जो t2 की वैल्यू होगी वो n गुना है तो nt होगी। मैं ऐसे मान लेता हूं, माना कि रफ वाले प्लेन पे स्मूथ वाले पे टाइम लग रहा है t, t1 की वैल्यू t मान ली होगी, n गुना है तो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? nt हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ t स्क्वायर लिख दिया मैंने। दूसरे वाले में s सेम होगा, s मन हो तो s लिखो, l मन हो तो l लिखो। दिया नहीं जाएगा आपको, मुझे कम शब्द लिखने पड़े, इसलिए मैंने डायग्राम में सारा डेटा लिख दिया है कि लंबाई बराबर होगी दोनों प्लेन की। फिर यू टी प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन होगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और टाइम होगा nt स्क्वायर, टाइम होगा nt स्क्वायर। इन दोनों s को आपस में बराबर करना होता है, ये भी s है, ये भी s, तो दोनों बराबर होंगे। तो जब दोनों बराबर करेंगे
तो हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर। बेटा देखो ये s बराबर क्या है, हाफ जी साइन थीटा टी स्क्वायर, और ये है हाफ जी कॉमन आ जाएगा, और एन स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा, ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा या म्यू के कॉस थीटा। तो देखो बेटा जी टी स्क्वायर से टी स्क्वायर चला जाएगा, जी से जी चला जाएगा, हाफ से हाफ चला जाएगा, यहां बचेगा साइन थीटा, है ना, यहां बचेगा एन, तो साइन थीटा से डिवाइड कर देते हो तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ एन स्क्वायर बचेगा, साइन से साइन डिवाइड करेंगे, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। तो ये एन स्क्वायर को नीचे ले आ रहे हैं, एक बटे एन स्क्वायर, ये बेटा वन आएगा, वन माइनस ये म्यू के आएगा, और ये आएगा कॉट थीटा आएगा, कॉट थीटा, ठीक है। तो जब इसको और सिंपल लिख देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू के कॉट थीटा इधर ले आते हैं, म्यू के कॉट थीटा बाईं तरफ ले आते हैं, और वन बाई एन स्क्वायर दाईं तरफ ले आते हैं ऐसे। तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं एक बटे टेन थीटा, तो एक बटे टेन थीटा, तो म्यू के बटे टेन थीटा आ जाएगा, और ये वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर, और ये टेन थीटा यहाँ पर उधर चला जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आता है, ये टेन थीटा इधर गुणा हो जाता है और वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर। ये एकदम आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डायरेक्टली याद कर लो। क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ लो कैसे आएगा, हालांकि इतना नहीं करना पड़ेगा, अगर आप रटते नहीं हो तो आपको हमेशा यही दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, चूंकि आपको सब कट जाएगा, आपको थीटा पता होगा, उस केस में आपको अगर म्यू निकालना है तो म्यू अननोन होगा, तो आसानी से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। बट ठीक है, फिर भी आपको टाइम तो लगेगा ये दो इक्वेशन बनाने में, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने बना के दिखाई दोनों इक्वेशन। तो जो म्यू के का फॉर्मूला आता है ये tan थीटा वन माइनस वन बाई एन क्या है, ध्यान देना है, रफ वाले प्लेन पर जो फिसलने में समय लग रहा है वो ज़्यादा होता है, स्मूथ वाले पे एक्सेलेरेशन ज़्यादा होता है, समय कम लगता है। तो आपको ऐसे दिया जाएगा कि रफ वाले प्लेन में फिसलने में जो समय लग रहा है वो स्मूथ वाले प्लेन पे जो समय लग रहा है उसका कितने गुना है, n टाइम्स। n जो है वो अनुपात है, रेशियो है, तो अगर कहे कि 2 गुना समय लग रहा है तो n बराबर 2 हो गया, और अगर कह रहा है रफ वाले पे स्मूथ वाले से 3 गुना समय लग रहा है तो n बराबर 3 हो गया, 4 गुना समय लग रहा है तो n बराबर 4 हो गया। समझ में आ रही है, रफ वाले प्लेन में जो समय लग रहा है और स्मूथ वाले पे जो समय लग रहा है उसका अनुपात है n हमारा, है ना। तो इस तरह से आपको कई बार क्या होता है, म्यू दे के tan थीटा पूछ सकता है, tan थीटा दे के म्यू पूछ सकता है, ज़्यादातर केस में आपसे म्यू चाहिए। ये बिल्कुल डायरेक्टली आता है, एकदम सीधे सीधे सवाल आता है, दोनों एग्जाम्स में, नीट में भी आता है, जेईई मेन में भी खूब पूछा जाता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया एक सवाल इस पे, इस साल भी रिसेंटली जो हुआ उसमें भी जेईई मेन में सवाल पूछा गया। तो नीट के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया कि दोनों में काइनामेटिक्स लगता है, दोनों में एक्सेलेरेशन आपको पता ही है। स्मूथ वाले में एक ही वैल्यू जी साइन थीटा होगी, रफ वाले में जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होगी, है ना। तो अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो भी आप कर ले जाओगे, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि ये डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन बनता है, तो ये कोई बहादुरी नहीं है कि हम अगर 10 सेकंड में आंसर लिख सकते हैं फिर हम जबरदस्ती क्वेश्चन बनाने में लगे रहें। नोट कर लिया था क्वेश्चन सभी ने, ऊपर ही कर दें, लिख लो लिख लो। नहीं आज इतना ही पढ़ाएंगे, किसी को खाना वाना खाने जाना है तो जा सकता है। क्योंकि बायो की क्लास होगी 10-15 मिनट के बाद। ऊपर कर दे,
ले लो, फोटो ले लो, याद जरूर कर लेना, कॉपी में लिख लेना। दोनों सवाल जो मैंने डिस्कस किए हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से 1-2 केस और बनते हैं, वो अगली क्लास में डिस्कस करूँगा।